हेलो एवरीवन। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर कर रहे हैं। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर के व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर कवर किया है। कंज्यूमर बजट क्या होता है हमने ये कवर किया है। बजट लाइन क्या है, बजट सेट क्या था, ये सब हमने लास्ट वीडियोस में कवर किया था। आज हम इस वीडियो में इसी पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कुछ और बेसिक चीजें सीखेंगे कि कंज्यूमर के बारे में हमें और क्या बता रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की प्राथमिकताएं। प्रेफरेंस का मतलब होता है प्राथमिकता देना, कि आप किस चीज का चयन कर रहे हो, आप किस चीज को पहल दे रहे हो, प्रेफरेंस दे रहे हो। सो द प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर means the consumer would like to buy or prefer which good or commodity over another good or commodity। अगर आपके पास दो गुड्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं तो आप गुड 1 खरीदना चाहते हो या गुड 2 खरीदना चाहते हो। मतलब कॉमोडिटी 1 को आप प्रेफरेंस देते हो या कॉमोडिटी 2 को आप प्रेफरेंस देते हो। तो एक उपभोक्ता कौन सी वस्तु को प्राथमिकता देता है या खरीदना चाहता है, वही उपभोक्ता की प्राथमिकता दर्शाती है। तो अब हम एग्जाम्पल की फॉर्म में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हमने पीपीसी के केस में दो कमोडिटीज को लेकर स्टडी किया था। हमने एज्यूम किया था कि मान लो एक इकोनॉमी में दो कमोडिटीज हैं जिन्हें प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो बिल्कुल उसी तरीके से कंज्यूमर के बिहेवियर में भी हमें सबसे पहली अजम्पशन यही लेने के लिए कहा गया है कि मान लो एक कंज्यूमर ने सिर्फ दो कमोडिटीज के बीच में चॉइस करनी होती है कि वो कमोडिटी ए बाय करे या कमोडिटी बी बाय करे। ठीक है, तो मैंने दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग आपको प्रकट किए हैं, मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। कॉम्बिनेशन 4 हैं। गुड 1 का अगर 1 यूनिट खरीदा जाता है तो गुड 2 के 10। कॉम्बिनेशन बी में अगर गुड 1 का 2 यूनिट खरीदे जा रहे हैं तो गुड 2 जो है वो 10 से 7 हो गया है। कॉम्बिनेशन सी में अगर गुड 1 खरीदनी है 3 यूनिट्स की तो हम गुड 2 को 7 से 5 करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से डी कॉम्बिनेशन जो है वो हमें कह रहा है कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में दोनों यूनिट्स की, दोनों गुड्स की बराबर यूनिट्स खरीदे जा सकते हैं। देखो सिंपल सी मुद्दे की बात ये है कि हमें पता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार्स हैं, वो दुर्लभ हैं, वो कम हैं, और कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो भी एक लिमिटेड रिसोर्स में ही आती है। तो अगर लिमिटेड रिसोर्स से किसी कंज्यूमर ने कोई भी कमोडिटी खरीदनी है, अगर उसे दो कमोडिटीज खरीदनी है, उसमें से चॉइस कर कर खरीदनी है, तो इट्स ऑब्वियस कि उसे एक कमोडिटी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी वो दूसरी कमोडिटी को खरीद सकता है। अगर उसे दूसरी कमोडिटी की यूजेज को बढ़ाना है तो उसे पहले वाली कमोडिटी के यूजेज को कम करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर ये वेरियस कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं। व्हेन दीज डिफरेंट सेट्स ऑफ कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन कंज्यूमर बिकम्स इनडिफरेंट। अब देखो इस लाइन को बहुत ही ध्यान से समझना कि ये जो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं, बनाकर दिए गए हैं, जैसे हमें कहा गया था कि एज्यूम करो कि दो कमोडिटीज के बीच में ही चॉइसेस करनी है, वैसे ही अब हमें यहाँ पर एजम्पशन नंबर 2 का जिक्र आता है कि ये भी एज्यूम कीजिए कि मान लो कि अगर कंज्यूमर कॉम्बिनेशन ए खरीदता है तब भी वो सेटिस्फाइड है, अगर वो बी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करता है तब भी वो सेटिस्फाइड है, अगर वो सी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करता है तो भी उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अगर वो डी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करता है तब भी उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और कंज्यूमर उससे चेंज नहीं करना चाहता, उससे डिफरेंट कुछ नहीं करना चाहता। तो जब ये संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, तब उपभोक्ता विभिन्न संयोगों में कोई अंतर नहीं पाता और वह इन संयोगों के बीच तटस्थ हो जाता है, मतलब इनडिफरेंट हो जाता है। मतलब उसे फर्क नहीं पड़ता चाहे वह ए कॉम्बिनेशन, बी, सी या डी कोई भी संयोग चुने, क्योंकि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन समान है, बराबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे
इस तरह के संयोगों को जो समान संतुष्टि स्तर प्रदान करते हैं उन्हें तटस्थता समूह कहा जाता है। इसका मतलब जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड पे आपको जो टेबल बनाकर बताया था, कॉम्बिनेशंस बनाकर बताई थी, वो कॉम्बिनेशंस क्या हैं जिन पर हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता हो, उसे हम तटस्थता समूह कहते हैं। तो दीज सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस विच ऑफर अ कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज नोन एज इनडिफरेंस सेट। जैसे हमने पिछली वीडियो में बजट सेट समझा था कि टेबुलर प्रेजेंटेशन को बजट सेट बोलते थे, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर अब कंज्यूमर कौन सी कमोडिटी को प्रेफरेंस दे रहा है जब हम उसे एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, जिससे वो अपने आप को अलग नहीं करना चाहता, इनडिफरेंट नहीं करना चाहता, चेंज नहीं करना चाहता है, तो हम उसे इनडिफरेंट सेट बोलेंगे। अब देखते हैं कि अगर हमें इसी सेट को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना हो तो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं जी तटस्थता वक्र या अंधिमान वक्र या उदासीन वक्र भी कहा जाता है। तो इनडिफरेंस कर्व, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनडिफरेंस सेट इज इनडिफरेंस कर्व। तटस्थता समूह का ही जब रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण कर दिया जाता है तो उसे तटस्थता वक्र कहा जाता है। तो देखो कुछ इस तरीके से हम डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ कमोडिटी 1 है, यहाँ कमोडिटी 2 है। तो मैंने कॉम्बिनेशंस बना ली, एक में 10 तक हाईएस्ट था, एक में 4 तक था। तो कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बनेंगी कि जब ये 1 था तो ये 10 यूनिट था, जब इसके मैंने 1 यूनिट बढ़ाया तो ये 7 पर आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से जब इसका 1 यूनिट और बढ़ा तो ये 5 पर आ गया, जब इसका 1 यूनिट और बढ़ा तो ये 4 पर आ गया। तो कुछ इस तरीके से हमारा इनडिफरेंस कर्व बन जाएगा। और हम जब इन पॉइंट्स को, जो 4 कॉम्बिनेशंस हमें पीछे बता रखी थी टेबल में, जब हम उन कॉम्बिनेशंस को कंबाइन कर देंगे तो कुछ इस तरीके की स्लोप वाला हमारा आईसी कर्व यानी कि इनडिफरेंस कर्व जो है, तटस्थता वक्र जो है, वो हमारे सामने उभर कर आएगा। अब इसी में एक और चीज समझो कि तटस्थता मानचित्र क्या होता है, यानी कि इनडिफरेंस मैप क्या होता है। देखो मैंने एक डायग्राम की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया है। तो सिंपल सी बात यह है कि तटस्थता मानचित्र क्या होता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ या इट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इनडिफरेंस कर्व्स। जब हम अलग अलग इनडिफरेंस कर्व्स को, अलग अलग लेवल के इनडिफरेंस कर्व्स को हम प्रेजेंट करते हैं एक तरीके से, तटस्थता वक्र के ही समूह को हम तटस्थता मानचित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तटस्थता मानचित्र। तो नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे कि हमें और क्या बता रखा है। वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू अगेन। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, आपने डायग्राम देख ली, आपको पता है कि डायग्राम में स्लोप किस तरीके का था। तो वो स्लोप कौन सा था? जैसे हमने पीपीसी के केस में भी समझा था, कुछ इस तरीके से स्लोप्स समझे थे, कनकेव और कन्वेक्स समझा था, बिल्कुल उसी तरीके से देखो अब यहां पर भी आपको उसी तरीके की विशेषताएं कुछ बता रखी हैं। नेगेटिवली स्लोप्ड और स्लोप्ड डाउनवर्ड, ऋणात्मक ढलान या नीचे की ओर ढलान। अगर हम डायग्राम फिर से दोबारा से ध्यान से देखें तो देखो हमारी डायग्राम में जो स्लोप है वो नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरीके से ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, इसलिए ये भी नेगेटिवली स्लोप्ड है। हमारा पीपीसी कर्व भी नेगेटिवली स्लोप्ड ही था, वो इस तरीके से था, ये इस तरीके से, ठीक है। अब देखो मूल बिंदु की ओर उनतोंदर, वो नतोंदर था, ये उनतोंदर है, वो कनकेव था, ये कन्वेक्स है। अब उसके कनकेव का भी पॉइंट मैंने आपको पेंडिंग छुड़वाया था एक बार, इसका मैं पेंडिंग नहीं करूंगी तो इसी वीडियो में कवर, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं इसे नहीं कवर कर रही हूं। थर्ड पॉइंट देखेंगे, तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को छूते या काटते नहीं हैं। अब अगर आप तटस्था मानचित्र देखो ध्यान से, तो मैंने ये चीज बनाई थी
क्या मैंने कोई भी इंडिफरेंस कर्व दूसरे इंडिफरेंस कर्व से कट कर कर या छू रहे हैं, कुछ इस तरीके से बनाए हैं? नहीं, पैरेलल बनाए हैं। अब रीजन क्यों है इसका? रीजन क्या है इसका? रीजन ये है क्योंकि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है सब पर अलग अलग होता है, अलग अलग कंजम्पशन पैटर्न्स, संयोग अलग अलग बनते हैं। इसलिए जब संयोग अलग अलग बनते हैं तो इसलिए कोई भी तटस्थता वक्र एक दूसरे को छूते नहीं हैं या काटते नहीं हैं। दे नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। फोर्थ पॉइंट है प्रॉपर्टीज में, ऊंची तटस्थता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बतलाती है। जैसे जैसे हमारा इंडिफरेंस कर्व इधर की तरफ और ऊंचा उठता चला जाएगा, इसका मतलब ये है कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तटस्थता वक्र ना तो एक्स अक्ष और ना ही वाई अक्ष को छूती है। अगर आपने डायग्राम फिर से ध्यान से देखा हो तो मैंने ना तो एक्स एक्सिस के साथ टच किया था, ना मैंने एक्स एक्सिस के साथ टच किया था और ना ही मैंने इसे वाई एक्सिस के साथ टच किया था। क्यों? क्योंकि देखो कॉम्बिनेशन है, अगर जीरो होगा तो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अब याद रखना पीपीसी जो था वो टच कर रहा था, लेकिन इनडिफरेंस कर्व जो है वो टच नहीं कर रहा, क्योंकि इस केस में कंज्यूमर के कंजम्पशन प्रेफरेंस से रिलेटेड है और कंज्यूमर दो गुड्स के बीच में प्रेफरेंसेस शो करेगा, कंजम्पशन पैटर्न्स शो करेगा, तो वो जरूर और जरूर कुछ ना कुछ कमोडिटी, दोनों के कुछ ना कुछ यूनिट्स जरूर कंज्यूम करेगा। इसलिए ना तो कभी ये वाई एक्सिस को टच करेगा और ना ही कभी इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगा। अब नेक्स्ट देखो बहुत ही ध्यान से, मैंने आपको क्यों वाला पॉइंट ऊपर छुड़वाया था कि क्यों जो हमारा इनडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स होता है टू दी पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पीपीसी के केस में क्या बताया था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के केस में क्या बताया था? उसमें मैंने बताया था आपको कि उसमें लॉ ऑफ कौन सा था? डिमिनिशिंग वाला, इंक्रीजिंग, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसमें अप्लाई हो रहा था। और बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर हमें जो दिया हुआ है वो है ड्यू टू द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। यहां पर जो हमें लॉ बताया गया है वो बताया गया है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब सबसे पहले तो आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। तो देखो हम देखेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है। सीमांत प्रतिस्थापन दर, यह उस दर को व्यक्त करती है जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु का प्रतिस्थापन करने के लिए तैयार होता है या तैयार है। It refers to the rate at which a consumer is ready to substitute one commodity for another in his consumption pattern। इसका मतलब ये है कि जब हम दो commodities के बीच में preferences दिखा रहे हैं, जब हम choices बता रहे हैं, तो हम किस रेट पे इन choices में alteration लेकर आते हैं, मतलब किस तरीके से कितनी जल्दी हम एक कॉमोडिटी के बदले में दूसरी कॉमोडिटी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एक कॉमोडिटी को दूसरी कॉमोडिटी के लिए, उसे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसके लिए मैंने जो पहले पेज पर एक टेबल बनाया था जिसे हमने इंडिफरेंस सेट का नाम दिया था, मैंने उसी टेबल की एक छोटी सी हाईलाइट ली है। देखो वही चार कॉम्बिनेशंस हैं ए, बी, सी एंड डी। एक कॉमोडिटी के बारे में हमने ये पैटर्न देखा था और दूसरी कॉमोडिटी के बारे में हमने कुछ इस तरीके से पैटर्न देखा था। अब चेंज देखो बहुत ही अच्छे से, ये पहले हम एक कंज्यूम कर रहे थे, फिर एक बढ़ा दिया तो एक इंक्रीज हुआ, फिर से एक बढ़ा दिया तो एक इंक्रीज हुआ, फिर से एक बढ़ा दिया तो एक इंक्रीज हुआ। इसमें चेंज 1, 1 एंड 1 का है। अब इधर ध्यान से देखो, पहले हमने कितना सब्स्टिट्यूट किया था, मतलब कितना इसको छोड़ा था, मैंने 3 यूनिट्स छोड़े थे तो वहां पर मैंने 1 यूनिट लिया, फिर मैंने 2 यूनिट्स छोड़े, फिर मैंने 1 यूनिट वहां पर और लिया। अब क्या हुआ, अब मैंने सिर्फ 1 यूनिट छोड़ा है और वहां पर
1 यूनिट ही और बड़ा है। इसी को डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर अपनी प्राथमिकता बदलता है, धीरे धीरे उसकी उस प्राथमिकता सब्स्टिट्यूट करने वाला कंसेप्ट जो है, रेशो जो है, वो रिड्यूस होने लग जाती है। इसी वजह से ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से ही जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो कन्वेक्स बनता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको ये क्या कंसेप्ट बताया है। आज मैंने आपको मेनली इनडिफरेंस कर्व के बारे में बताया कि इनडिफरेंस कर्व क्या है, इनडिफरेंस कर्व को क्या बोलते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल, शेयर दी वीडियोज एंड लाइक दी वीडियोज। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।